हेलो गाइस। आज मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं इसी टाइप की वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ज़्यादातर बच्चों को है ना इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आती है, उनको ना इसकी स्टेटमेंट ही समझ नहीं आती क्योंकि ये क्वेश्चन है ना थोड़ा सा अटपटी इंग्लिश में लिखा हुआ है। जब मैं 10th क्लास में था ना तब मेरे को भी नहीं समझ आती थी, लेकिन मैंने एक ट्रिक निकाला और उस ट्रिक से ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी बन गया। तो अब मैं आपको वो ट्रिक बताने वाला हूं, उससे ना आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ आ जाएगा। तो एक बार थोड़ा सा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है। तो पहली लाइन में बोला गया है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। तो सिंपल भाषा में बताऊं तो एक कंपनी है जो कि मटके बनाती है, बस बात खत्म। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहां से ना आपका मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है और यहीं से आपकी मुश्किलें स्टार्ट होती है क्योंकि जो इंग्लिश है ना मेन वो यहां से स्टार्ट हो रही है। तो मेन क्वेश्चन भी यहां से स्टार्ट होता है और मुश्किलें भी यहीं से शुरू होती है। सबसे पहले क्या करोगे, जो चीज निकालनी है वो लेट कर लो। तो आपको देखो इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड निकालना है एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ये दो चीजें निकालने के लिए बोला गया है। तो जो चीज निकालने के लिए बोला जाए ना सबसे पहले क्या करेंगे, उसको लेट कर लेंगे। तो इन दोनों को मैं लेट कर लेता हूं। तो पहली चीज है नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, लेट कर लेंगे इसको। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो इसको मान लो मैंने एक्स लेट कर लिया कि एक्चुअली जो कंपनी है वो कितने आर्टिकल बनाती है। मैंने मान लिया कि एक्स बनाती है, ठीक है। दूसरी चीज क्या निकालनी थी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कि अब कंपनी जो आर्टिकल बना रही है ना, अब एक आर्टिकल कितने रुपए का वो बेच रही है वो निकालना है। तो उसको भी लेट कर लेंगे। तो लिखूंगा लेट द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ईच का मतलब होता है वन। तो एक आर्टिकल की मैंने कॉस्ट को मान लो वाई लेट कर लिया कि जो कंपनी है वो एक आर्टिकल को वाई रुपए में बेच रही है और वो कंपनी टोटल कितने आर्टिकल्स बना रही है, एक्स आर्टिकल्स बना रही है। क्लियर, आई चीज समझ आपको। अब ना थोड़ा सा ट्रिक स्टार्ट करते हैं क्योंकि मेरे को पता है तुम सब है ना ट्रिक का वेट कर रहे हो, मैं ट्रिक बताता हूं। अब है ना आप क्या करो, ये ना स्टेटमेंट मत पढ़ो, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है स्टेटमेंट चाहे कितनी बार भी पढ़ लो आपको समझ आनी ही नहीं है। क्योंकि जब मैं 10th में था ना तब मेरे को भी नहीं आती थी, टीचर्स मतलब समझा समझा के थक जाते थे, वो समझ ही नहीं आती थी। तब एक ट्रिक काम आई है, वो ट्रिक क्या है, आपको ना ये देखो कि ये जो सेंटेंस है वो कहां पे खत्म हो रही है। सबको पता है सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप पे खत्म होती है। तो फुल स्टॉप ढूंढो कहां पे है, देखो यहां पे है फुल स्टॉप। तो ये जो सेंटेंस है यहां से स्टार्ट होती है और यहां पे खत्म होती है। क्लियर। अब क्या करो, इस सेंटेंस के अंदर है ना एक वर्ब ढूंढो। क्या ढूंढनी है, वर्ब। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर मैथ का क्वेश्चन है और आप इंग्लिश वाली चीजें ढूंढने को बोल रहे हो, यही तो ट्रिक है। वर्ब क्या क्या होती है देखो, एक होती है इज, वोज, वर, हैज और हैव। तो ये आपकी 5 वर्ब हैं जो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगी। अब इन पांचों वर्ब में से ढूंढो कि इस सेंटेंस के अंदर कौन सी वर्ब है। तो ढूंढते हैं। तो देखो एक तो ये रही, एक वोज मिल गई ना मेरे को। और कोई वर्ब है इसके अंदर, हाँ ये देखो वोज फिर से लिखा हुआ है, और कोई वर्ब नहीं है। तो इस सेंटेंस के अंदर कौन सी वर्ब मिली है मेरे को, वोज वर्ब मिली है। तो मैंने वर्ब ढूंढ ली और आपको ना इन पांचों वर्ब में से ही कोई ना कोई वर्ब पक्का लिखी मिल जाएगी, ठीक है। तो इनमें से मुझे कौन सी मिली है, वोज मिली है। तो इनको भूल जाओ अब। क्लियर। अब देखो कौन सी वर्ब है, वोज है। अब दो वोज लिखे हुए हैं, तो आपको कौन सा वोज लेना है, जो ऐसी वर्ब ढूंढनी है जो है ना आपकी सेंटेंस की कहीं ना कहीं बीचों बीच लिखी हो। तो देखो ये जो पहला वोज है वो स्टार्टिंग में लिखा हो तो उसको इग्नोर कर दो। आपको वो वर्ब लेनी है जो आपकी बीच में लिखी हो। तो ये वाला वोज बीच में लिखा हुआ है तो इसको ले लेंगे। क्लियर। अब देखो हम क्या करेंगे, जो वर्ब आपने ली है उसकी जगह आप इक्वल टू का साइन लगा दो, ठीक है। वर्ब की जगह इक्वल टू का साइन लगा दो। यहां से आपका देखो ट्रिक स्टार्ट होता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को है ना इसकी इंग्लिश को समझ के इक्वेशन बनानी नहीं आती। अब देखना इक्वेशन अपने आप बनेगी, आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। अपने आप क्वेश्चन आपको बोलेगा जोर जोर से कि ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। अब देखो
वर्ब की जगह हमने क्या लिख लिया, इक्वल टू का साइन लगा दिया। ओके, अब ट्रिक क्या है, इस वर्ब के लेफ्ट साइड जो चीज लिखी हुई है ना, वो आप इक्वल टू के लेफ्ट साइड लिखोगे, और इस वर्ब की जो राइट साइड लिखी हुई है वो आप इक्वल टू के राइट साइड लिखोगे। क्लियर, ये चीज समझो बस। अब देखो, ये वोज आपकी वर्ब है, और इस वर्ब के राइट साइड क्या लिखा हुआ है, इस वर्ब के राइट साइड लिखा हुआ है 3 मोर देन। अब मोर देन का मीनिंग क्या होता है, मोर देन का मीनिंग होता है ज्यादा, और कभी भी मोर देन वर्ड आ जाए ना तो समझ जाना वहां पे आपको क्या करना है, प्लस साइन लगाना है। क्या लगाना है, प्लस साइन। क्लियर। अब जैसे देखो, सोचो मैं एग्जांपल देता हूं, आपने न्यूज वगैरह में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि इंडिया ने 100 रन ज्यादा बनाए पाकिस्तान से। वहां पे लिखा होता है 100 रन मोर देन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान ने जितने बनाए हैं उससे 100 ज्यादा। मान लो अगर पाकिस्तान ने 150 रन बनाए हैं तो इंडिया ने कितने बनाए, इंडिया ने 250 बनाए। आपने 150 के अंदर 100 को प्लस कर दिया। तो कभी भी मोर देन वर्ड आता है तो क्या करते हो, प्लस करते हो। मान लो अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरी एज मेरी बहन से 4 साल ज्यादा है, यानी कि मोर देन 4 ईयर्स, मेरी एज मेरी बहन से 4 साल ज्यादा है। मान लो मेरी बहन 18 साल की है, तो मेरी एज कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। क्या किया आपने, 18 के अंदर 4 को ऐड कर दिया। तो कभी भी मोर देन वर्ड आए तो प्लस करेंगे। अब देखो, वोज के बिल्कुल साथ में 3 लिखा हुआ है, तो इक्वल टू के बिल्कुल साथ में 3 लिख देंगे, है ना। तो वोज के राइट साइड 3 है, तो इक्वल टू के राइट साइड 3 लिख देंगे। क्लियर। अब 3 के राइट साइड मोर देन है, तो 3 के राइट साइड मोर देन की जगह प्लस लगा देंगे। अब मोर देन के राइट साइड क्या लिखा हुआ है, ट्वाइस। तो ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना, यानी कि 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोर देन के राइट साइड लिखा हुआ है तो प्लस के राइट साइड 2 इंटू, ठीक है। ट्वाइस का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू। अब ट्वाइस के राइट साइड क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। और नंबर ऑफ आर्टिकल्स को मैंने क्या लेट किया था, एक्स लेट किया था, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स की जगह एक्स लिख दूंगा। क्लियर। तो मैंने इक्वल टू की राइट साइड जो चीज आएगी वो मैंने लिख ली। आइए चीज समझ आपको। अब देखो, इक्वल टू के लेफ्ट साइड क्या लिखेंगे, जो चीज वोज के लेफ्ट साइड लिखी हुई है वो इक्वल टू के लेफ्ट साइड लिखेंगे। तो वोज के लेफ्ट साइड है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि ईच का मतलब होता है 1 आर्टिकल। तो आपका वोज के लेफ्ट साइड है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 आर्टिकल, जिसको मैंने वाईलेट किया है। तो वोज के लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, यानी कि इक्वल टू के लेफ्ट साइड हम वाई लिख देंगे। तो ये आ गया, y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू एक्स। इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 2x आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब देखो, मैंने आपको ना स्टेटमेंट का मीनिंग भी नहीं समझाया, क्योंकि हर टीचर यही गलती करता है कि वो ना आपको स्टेटमेंट का मीनिंग समझाने लग जाता है, और मेरे को पता है आपको समझ नहीं आता, इसीलिए मैंने ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या कहती है, आप एक वर्ब ढूंढो, वर्ब की जगह इक्वल टू का साइन लगा दो, वर्ब के लेफ्ट साइड जो चीज लिखी हुई है वो इक्वल टू के लेफ्ट साइड लिख देंगे, वर्ब के जो राइट साइड लिखा हुआ है वो इक्वल टू के राइट साइड लिख देंगे। मोर देन का मतलब होता है प्लस, ट्वाइस का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर, इस टाइप से लिख देंगे। और सबसे पहले क्या करना है, जो चीज निकालनी है वो लेट करना है। आइए चीज समझ आपको, बस ये चीज आ गई ना आपको समझ, तो ये समझ लो क्वेश्चन ही समझ आ गया, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इक्वेशन नहीं बना पाते, तो इक्वेशन बनाना मैंने आपको सिखा दिया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन की अगली लाइन को भी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक हमने देखो यहां तक पढ़ा है। आपका एक चीज और बोली गई है ना, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, तो उस दिन टोटल कितने रुपीज का सामान बनाया गया था, उस दिन 90 रुपए का सामान बनाया गया था। तो टोटल कॉस्ट, तो जो चीज दे रखी है वो लिख लेंगे। आपको दे रखा है टोटल कॉस्ट, कितनी दे रखी है, 90 रुपए। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि मेरे पीछे, अच्छा मेरे पीछे आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा खुद को लिलीपुट बना लेता हूं, छोटा कर लेता हूं। आपको याद है 9th क्लास में एक गुलिवर्स ट्रेवल्स की जो नोवेल होती थी, पता नहीं अब होती है कि नहीं होती, जब मैं 9th क्लास में था तब होती थी। उसमें एक लिलीपुट कैरेक्टर था जो बोना था, तो इसलिए मैंने बोला लिलीपुट। अब देखो, टोटल कॉस्ट मुझे 90 रुपीज दे रखी है। यहां से आपकी बस एक छोटी सी चीज और सीख लो, क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल हो गया, सही कह रहा हूं। आखिरी चीज है वो क्वेश्चन की, वो क्या है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं।
मान लो मैं बाजार में जाता हूँ, ठीक है, और मैं बनाना खरीदता हूँ, यानी कि केले खरीदता हूँ। अब एक केला 5 रुपए का है मान लो, ठीक है, और मैं दुकानदार को बोलता हूँ कि मेरे को ना 12 केले दे दे, यानी कि 1 दर्जन केले दे दे। तो वो मेरे को 12 केले दे देता है। अब मैं दुकानदार को कितने रुपए दूंगा? मैं दूंगा 60 रुपए। आपको आया ना समझ? आपके दिमाग में आ गया कि यार एक केला 5 रुपए का है, 12 केले ले रहे हैं, तो 5 × 12 कर दिया, 60 आ गया। वही चीज इस क्वेश्चन के अंदर करनी है। क्या करना है आपको? देखो बोला गया है टोटल कितने आर्टिकल बनाए जा रहे हैं, एक्स आर्टिकल बनाए गए हैं। एक आर्टिकल कितने रुपए का है? वाई रुपए का है। तो और टोटल कॉस्ट कितनी है? 90। तो आपको पता है ना, टोटल कॉस्ट हमेशा किसके इक्वल आती है? जितने केले आपने लिए हैं इनटू एक केले का प्राइस। 12 केले लिए थे, एक केले का प्राइस 5 रुपए था, यानी कि जितने केले आपने लिए हैं, नंबर ऑफ बनानाज इनटू प्राइस ऑफ 1 बनाना, तब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आपकी टोटल कॉस्ट आएगी। वही फॉर्मूला इसके अंदर लगाना है। देखो ये कंपनी कितने आर्टिकल्स बनाती है? ये आपके एक्स आर्टिकल बनाती है, यानी कि कितने केले खरीदती है? एक्स केले खरीदती है। सोच लो, ऐसे सोचो, एक केला कितने का है? वाई रुपीज का है। तो एक्स को मैं वाई से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके आपकी टोटल कॉस्ट आएगी। टोटल कॉस्ट मेरी कितनी आ रही थी? 60 रुपए, है ना? एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया था। यानी कि एक्स को मैं वाई से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके आपका 90 के इक्वल आएगा। ये चीज मैं समझाना चाहता हूं। यानी कि जितने आर्टिकल हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो एक आर्टिकल की कॉस्ट से, तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा? मैं लिख दूंगा x इंटू वाई इज इक्वल टू 90। तो लिख देंगे फिर। तो मैं लिखता हूं एक बार, है ना, एक्स्ट्रा चीजें इरेज कर देता हूं। तो यहां पे मैं लिख दूंगा x इंटू वाई इज इक्वल टू 90, लिख दिया। और ये जो चीज देखो इक्वेशन बनाई है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इक्वेशन इरेज नहीं करेंगे, इसको ना दोबारा लिख देंगे। यहां पे y जो है 3 + 2x के इक्वल है। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसलिए इसको इरेज नहीं करेंगे। वहां पे मैंने लिख दिया दोबारा से। क्लियर? अब ये देखो, अब ना ये चैप्टर जो है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है। अभी हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे? देखो, x की जगह x रहने दो, इनटू y की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि y जो है वो मेरा 3 + 2x के इक्वल है। तो y की जगह 3 + 2x आ गया, इक्वल टू 90। अब x आपका ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू 3, तो ये आपका 3x हो गया। x आपका फिर 2x से भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है ना, यानी कि दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू 2x, ये 2x² हो गया, इक्वल टू 90। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे। ये देखो 90 को हम लेफ्ट साइड ले आते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? इक्वल टू के राइट साइड हमेशा 0 होता है, लेकिन यहां पे तो देखो 90 है, इसलिए हम 90 को राइट साइड से लेफ्ट साइड ले आएंगे। राइट साइड देखो वो प्लस में थी, लेफ्ट साइड आके माइनस हो जाएगा। और 2x² को मैं ना पहले लिख लेता हूं, और 3x को मैं बाद में लिख लेता हूं, और ये 90 लेफ्ट साइड आएगा तो -90 इक्वल टू 0। ठीक है? तो ये क्वेश्चन, ये हमारी क्वेश्चन कह रहा हूं मैं, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बस ज्यादातर बच्चों को यही दिक्कत आती है, वो मैंने आपको ट्रिक बता दिया। अब आप इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो किसी भी मेथड से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हो। किसी भी मेथड से सोल्व करो, आंसर आपका सेम आएगा, है ना? आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन देखो अब ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.2 का है, इसलिए अभी तक आपने सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड ही पढ़ा होगा, इसलिए इस इक्वेशन को अभी फिलहाल हम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे। लेकिन मान लो अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाता है, तो एग्जाम में तो आप एग्जाम तक तो पूरा चैप्टर पढ़ चुके होंगे, तो आपको सारे मेथड आते होंगे। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपकी मर्जी है, जो मेथड आपको अच्छे से आता है आप उससे कर लेना। लेकिन अभी तक मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 ही हुई है अभी तक, तो आपने शायद फैक्टराइजेशन ही पढ़ा होगा, तो आप फिलहाल इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर इस इक्वेशन को अब सोल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। अब इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे। वैसे फैक्टराइजेशन मेथड मैं आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत ही डिटेल से समझा चुका हूं, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, मैं आपको इस वीडियो में भी अच्छे से समझा दूंगा।
लेकिन एक बार मैं आपको फिर भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वो वीडियो देख लेते ना तो ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि उसमें मैंने पूरा चैप्टर समझा रखा है। अब क्या करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड में, सबसे पहले हम इस इक्वेशन का एबीसी निकालेंगे। अब एबीसी क्या होता है मैं बताता हूं। एक्स स्क्वायर के आगे जो चीज लिखी हो ना वो आपकी ए होती है, तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है 2, तो आपका ए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी तरीके से बी निकालेंगे। अब एक्स के आगे जो चीज लिखी हो वो आपकी बी होती है, एक्स के आगे 3 है तो बी आपका 3 हो जाएगा। और जो बच गया वो आपका सी होता है, तो क्या बच गया -90, तो आपका सी -90 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन के हमने ए बी सी निकाल लिए। अब क्या करेंगे, अब हम ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। करते हैं फिर मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट करेंगे किसका, ए इंटू सी का। तो ए देखो मेरा 2 है, सी देखो मेरा -90 है। इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा -180। ठीक है, ये आ गया -180। और आपका सम कितना होगा, अब जो चीज जो वैल्यू बी की होती है ना वही आपका सम होता है। तो बी देखो कितना है +3 है, तो यहां पे लिख देंगे +3। तो अब ये चीज क्या बताती है, ये चीज हमें नंबर सोचने में हेल्प करेगी। आपको फैक्टराइजेशन मेथड में 2 नंबर सोचने होते हैं, तो ये दोनों चीजें आपको नंबर सोचने में हेल्प करेगी। तो आपको ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो -180 आए और ऐड करूं तो +3 आए। अब देखो मल्टीप्लाई करने पर -180 आ रहा है। जब भी किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर अगर माइनस में आता है ना तो समझ जाना उन दोनों नंबर में से एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है। क्योंकि अगर दोनों नंबर सेम साइन के होंगे, तो मान लो दोनों प्लस के हैं तो मल्टीप्लाई करने पर भी आंसर प्लस में आएगा, और मान लो दोनों अगर माइनस के हैं तो मल्टीप्लाई करने पर भी प्लस में आएगा। लेकिन हमें आंसर चाहिए माइनस में, तो एक नंबर आपका प्लस वाला होगा, एक नंबर आपका माइनस वाला होगा। क्लियर। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर प्लस का है, कौन सा नंबर माइनस का है, तो वो हमें बी बताएगा, बी का साइन बताएगा। बी देखो प्लस में है, यानी कि जो बड़ा है ना वो आपका प्लस वाला होगा। तो ऐसे कौन कौन से नंबर होते हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 180 आता है, तो आपका देखो 18 और 10 भी होता है। लेकिन 18 और 10 में ना गैप बहुत ज्यादा है, 8 का गैप है, तो आपको कोई और नंबर लेना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं 15 और 12 ले लेता हूं, है ना। 15 और 12 में सिर्फ 3 का गैप है, तो अब इनमें से कौन सा बड़ा है, 15 बड़ा है या 12 बड़ा है, तो 15 बड़ा है। और मैंने आपको बताया था जो साइन बी का होता है ना वही बड़े नंबर का आएगा, तो 15 बड़ा है तो 15 भी प्लस आएगा क्योंकि बी भी आपका प्लस है। तो पहला नंबर आपका +15 हो गया, दूसरा नंबर आपका -12 हो गया। तो इस तरीके से हम दोनों नंबर सोच लेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे दोनों नंबर आ गए, एक नंबर आपका +15, दूसरा आपका -12, दो नंबर आ गए। अब हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ना ये नंबर सोचने में मुश्किल आती है फैक्टराइजेशन मेथड में। तो हमने नंबर सोच लिए, मैं इन नंबर्स को यहां लिख लेता हूं, +15 एंड -12। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं इधर लिख लेता हूं, 2x² + 3x - 90 = 0। ठीक है, अब क्या करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड में, जो x² वाली चीज है ना वो बिल्कुल सेम लिखते हैं, तो 2x² लिख देंगे। लेकिन जो बीच में 3x है इसके दो टुकड़े करेंगे, दो टुकड़े आपको दो नंबर में करने पड़ेंगे, और वो नंबर आपको ये वाले लेने हैं, यानी कि +15 और -12। तो मैं इधर क्या लिख दूंगा, 15x लिख दूंगा, +15x लिखूंगा क्योंकि यहां पे +15 है, और -12x लिखूंगा। तो मैंने 3x के दो टुकड़े कर दिए, और -90 बिल्कुल ऐसे के ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने बीच वाले 3x के दो टुकड़े तो कर दिए है ना। अब क्या करेंगे, अब हम है ना पहली दो टर्म में से कॉमन निकालेंगे। तो 2x² में से और 15x में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहां पे दोनों में x है तो आपका x कॉमन आ जाएगा, तो x मैं कॉमन निकाल लेता हूं। तो x मैंने कॉमन निकाल लिया तो इधर 2x बचेगा, क्योंकि 2x² में से मैंने x हटा दिया, प्लस 15x में से मैंने x हटा दिया तो 15 बचेगा। तो मैंने पहली दो टर्म में से कॉमन निकाल लिया। अब मैं लास्ट की दो टर्म में से कॉमन निकालूंगा, इन दो टर्म में से, तो इनमें से भी कॉमन निकालते हैं। यहां पे देखो दोनों के अंदर माइनस साइन है, तो एक तो आपका माइनस साइन कॉमन निकालेंगे,
और इसके अंदर क्या कॉमन आ सकता है। यहाँ पे देखो दोनों के अंदर 6 है, 6 छुपा हुआ है, वैसे दिखाई नहीं देगा लेकिन छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है देखो, 12 के अंदर कहीं ना कहीं 6 है, 6 इंटू 2 12 होता है। उसी तरीके से 90 के अंदर भी 6 है, 15 इंटू 6 90 होता है। तो यहाँ पे 6 दोनों के अंदर छुपा हुआ है। अब देखो x दोनों के अंदर नहीं है तो x कॉमन नहीं लेंगे, हम -6 कॉमन लेंगे। तो 12x के अंदर से मैंने 6 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे 2x बचेगा। 90 के अंदर से मैंने 6 कॉमन निकाल लिया तो मेरा यहाँ पे 15 बचेगा, ठीक है, और इक्वल टू 0 तो है ही। तो इस तरीके से हम कॉमन निकालेंगे। और यहाँ पे देखो अंदर मैंने +15 क्यों लिखा है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, और आपको पता है ब्रैकेट के बाहर जब नेगेटिव साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, है ना। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि आपको ना एक ट्रिक बताता हूं कि आपने अभी तक जो क्वेश्चन किया है वो ठीक किया है गलत किया है, वो आप चेक कर सकते हो। आपकी ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है ना, ये हमेशा सेम आनी चाहिए। अगर आपकी ये ब्रैकेट वाली वैल्यू अलग अलग आ जाती है, चाहे थोड़ा सा मतलब साइन में भी फर्क है ना, तो समझ जाना आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी है। या तो आपने नंबर सोचने में गड़बड़ कर दी है या आपने कॉमन लेने में गड़बड़ कर दी है। अब देखो मेरी जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है वो सेम है, तो मतलब मेरा क्वेश्चन अभी तक ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो ब्रैकेट वाली चीजें हैं उसको अलग से लिख लेंगे। जो ब्रैकेट के अंदर है ना उसको हमने अलग से लिख लिया, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको भी अलग से लिख लेंगे, इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों ब्रैकेट को है ना, अब हम बारी बारी 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो इन दोनों को मैं बारी बारी 0 के इक्वल पुट करता हूं। तो मैं थोड़ा सा खुद को छोटा कर रहा हूं। अब हम पहले तो मैं एक काम करता हूं, 2x प्लस 15 को 0 के इक्वल पुट करूंगा, और फिर मैं x माइनस 6 को इक्वल टू 0 के इक्वल पुट करूंगा। +15 उधर चला जाएगा तो उधर जाके -15 हो जाएगा, और 2 देखो मेरा डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू -2। तो स्टूडेंट्स यहां पे देखो मेरा x की वैल्यू आ गई -15/2, और इधर हम -6 को उधर भेजेंगे तो +6 आ गया। तो मेरी x की दो वैल्यू आ चुकी हैं, एक -15/2 और एक मेरी +6। अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में मैंने x को क्या लेट किया था, x को मैंने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड लेट किया था, तो वो चीज मेरी आ चुकी है नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। तो मैं यहां पे लिख दूंगा x, देखो एक तो मेरा -15/2 है और एक मेरा x 6 है। तो जो नंबर ऑफ आर्टिकल होते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते, इसलिए हम ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे, हम सिर्फ ये वाली वैल्यू लेंगे। तो लिखेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। नंबर ऑफ आर्टिकल्स मैंने क्या लेट किया था, x लेट किया था, और वो कितना हो गया हमारा 6, ठीक है। तो वो कंपनी कितने आर्टिकल बनाती है, 6 आर्टिकल बनाती है। और हमने y को क्या लेट किया था, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, यानी कि 1 आर्टिकल, ईच आर्टिकल लिखा हुआ था ना, तो यहां पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, ईच लिखो या 1 आर्टिकल लिखो एक ही बात है, ईच आर्टिकल। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट को मैंने y लेट किया था, तो मुझे ये दो चीज निकालनी थी ना क्वेश्चन में। तो y देखो आपको पता है जब मैंने इक्वेशन बनाई थी तो जो y है वो मेरा 3 + 2x के इक्वल था। x मेरा 6 है तो पुट कर देंगे वैल्यू 3 + 2 × 6, सोल्व करने पर ये आएगा 15। तो मेरा एक जो आर्टिकल है वो कितने रुपए का है, 15 रुपए का है। और वो जो कंपनी है वो कितने आर्टिकल बनाती है, 6 आर्टिकल बनाती है। और इन दोनों को देख लो मल्टीप्लाई करके, टोटल कॉस्ट आपकी 90 ही आएगी, 15 × 6 90, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, क्योंकि मैंने एक ट्रिक से आपको ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है, और इसी टाइप की मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे थोड़े से सब्सक्राइबर अभी कम हैं, लेकिन हो जाएंगे धीरे धीरे, टाइम लगता है। मुझे पता आप सब मेरे को सपोर्ट करोगे, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। क्योंकि आपको अगर मैं सच बोलूँ तो रात के 3 बजे हुए हैं, मतलब अजीब लग रहा है मेरे को बताते टाइम, बट मैं इस टाइम वीडियो रिकॉर्ड इसलिए करता हूँ क्योंकि शोर शराबा नहीं होता ना इस टाइम, क्योंकि हमारा जो घर है वो थोड़ा सा रोड के पास है और काफ़ी ट्रैफिक की मतलब आवाज़ें वगैरह आती रहती हैं, तो वो डिस्टर्ब करती हैं, इसलिए मैं रात को रिकॉर्ड करता हूँ। तो होप करता हूँ आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लगेगी, क्योंकि
बहुत एफर्ट लगते हैं। तो इसी टाइप के मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ। और ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइब करने से मैं कोई मतलब सिंपैथी ले रहा हूँ आपसे, ऐसा नहीं है। आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब करना चाहो तो, आपको अगर अच्छा लगे तो कर लेना, क्योंकि मैं इसी टाइप की वीडियोस बनाता रहता हूँ। और ऐसा नहीं कि सब्सक्राइब करने से सिर्फ मेरा फायदा है, आपको भी तो बहुत फायदा है ना, क्योंकि मैं ये जो कंटेंट बना रहा हूँ आपके लिए तो बना रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स फिर अगली वीडियो में। अगर आपकी कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। काफ़ी बच्चे मुझसे वहाँ डाउट पूछते हैं और उनकी मैं डाउट सोल्व करता हूँ। तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड हैव ए नाइस डे। बाय।